Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many solved sample question paper for various IGNOU courses. Now let's start studying the assignment for subject code BPAE 142 संगठनात्मक व्यवहार। पहला प्रश्न है, तनाव के स्वरूप की विवेचना कीजिए, तनाव प्रबंधन की विभिन्न कार्यनीतियों का उल्लेख कीजिए। तो तनाव क्या है? तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक एक दशा है। यह क्या होता है? जब आप में तनाव होता है तो यह उत्तेजना और असंतुलन उत्पन्न करती है एवं उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बनाती है। उदाहरण, जो व्यक्ति भूख लगती है तब उसमें तनाव उत्पन्न होता है। उसकी भूख जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक उसमें तनाव होता है। यह तो एक उदाहरण है। अब गेट्स के अनुसार क्या है? तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी में अपनी उत्तेजित दशा को अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ड्रेवर के अनुसार संतुलन के नष्ट होने की समस्या, भावना और परिस्थिति किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन की तत्परता है। तनाव की अवधारणा का शरीर की फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग से लिया गया। इसमें क्या होता है? विकृति, डिस्टॉर्शन अथवा विरूपण, डिस्फॉर्मेशन होता है। यह विरूपण बाह्य शक्ति में दबाव में उत्पन्न तनाव के कारण होता है। तनाव के इस आशय को अनेक मनोवैज्ञानिक स्वीकार किया। इस अर्थ में प्रतिबल एक बाह्य शक्ति या उत्तेजना जिसका प्रतिफल तनाव है। तनाव की प्रकृति क्या होती है? सार्वजनिक या निजी संगठनों में तनाव एक नकारात्मक सोच बन गया। ऐसे संगठनों या व्यवस्था जो तनाव को सकारात्मक प्रभाव मानते हैं। तनाव जीवन की मांगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया है। संगठनात्मक दृष्टिकोण क्या है? तनाव के लिए बेहतर कार्मिक चयन और नौकरी का स्थान, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण यानी कर्मचारियों के प्रदर्शन से संबंधित लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। नौकरियों को फिर से तैयार करना एक रणनीति का संदर्भ देता है जो कहती है यदि तनाव के कारण नौकरी में निहित है तो उसके स्तर पर काम करने के लिए नौकरी को फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि होनी चाहिए। बेहतर संगठनात्मक संचार होना चाहिए। कॉरपोरेट कल्याण कार्यक्रमों की स्थापना होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो विकसित करने के लिए रणनीति की आवश्यकता को संदर्भित करता है। सहायक संगठनात्मक जलवायु होनी चाहिए। कैरियर योजना और परामर्श राजनीतिक गतिविधियों का संदर्भ ले जो कर्मचारी उनको कैरियर में विकास के बारे में पेशेवर सलाह प्राप्त करती है। तनाव नियंत्रण कार्यशालाएं, कर्मचारी उन कार्यक्रमों को देखें जो व्यक्ति को तनाव को ठीक करने के लिए हो। कर्मयोग दृष्टिकोण। अगला प्रश्न आता है, नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब नेतृत्व के क्या सिद्धांत होते हैं? लक्षण सिद्धांत, यानी आपके लक्षणों के आधार पर आपको नेतृत्व करने की विशेषता, नेतृत्व करने का गुण मिलता है। जैसे कि किसी भी नेता का शरीर संगठित होना चाहिए, उसे स्वस्थ, बुद्धिमान और ईमानदार होना चाहिए। समूह और विनिमय सिद्धांत, इसमें क्या होता है? जिसकी जड़ें विनिमय सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक चेस्टर बर्नार्ड को माना जाता है। अधीनस्थों ने विभिन्न समूहों के साथ साथ विभिन्न प्रकारों के संबंध समूह सिद्धांत बनाते। जैसे कई नेताओं को समूह की गतिशीलता में अपनी स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अब आता है आकस्मिक सिद्धांत। आकस्मिक सिद्धांत उस स्थिति के आधार पर नेतृत्व की शैलियों पर जोर देता है जिसमें नेता पर्यावरण से संबंधित विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं, जो यह निर्धारित कर सकते हैं कि नेतृत्व की कौन सी विशेष शैली स्थिति के अनुकूल है। अब बताए पथ लक्ष्य सिद्धांत। पथ लक्ष्य सिद्धांत अलग अलग भूमिकाओं की आवश्यकताओं को समाहित करता है। करिश्माई सिद्धांत। करिश्माई सिद्धांत क्या होता है? इसमें जो नेता होता है वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने संचार कौशल और आकर्षण का उपयोग करता है। रूपांतरण सिद्धांत। रूपांतरण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो नेता के द्वारा अनुसरण किए गए मूल्यों, विश्वासों एवं जरूरतों में परिवर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक व्यवहार में धारणाओं के विभिन्न मॉडलों की विवेचना कीजिए। तो पहला मॉडल है निरंकुश मॉडल। यह मॉडल मानता है कि श्रमिक आलसी और नापसंद काम करते हैं, वे काम की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो क्या होता है? उनका जैसा मन होता है वैसा काम करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई अंकुश ना हो तो। वे धमकी और
दंड जैसी प्रेरणा की नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे कर्मचारी बस मानते हैं कि वे प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। फिर क्या होता है, अभिरक्षा संबंधी मॉडल। निरंकुश मॉडल का उपयोग कर्मचारियों में निराशा पैदा करता है, क्योंकि यह आदमी की आर्थिक अवधारणा पर आधारित है। हताशा को दूर करने और कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध विकसित करने के लिए प्रबंधन दिशा में संरक्षक मॉडल का पालन करते हैं। प्रबंधक कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि जैसे लाभ दिए जाते हैं। अब सहायता संबंधी मॉडल, इसका उद्देश्य प्रबंधन की सहभागी शैली के माध्यम से शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताओं के अलावा उसको मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। फिर कॉलेजियम मॉडल का अर्थ है एक समान उद्देश्य के लिए साथ साथ काम करने वाले लोगों का जब एक निकाय। इस मॉडल का लक्ष्य टीम वर्क है, तो यह मॉडल सहायक मॉडल का विस्तार है। प्रणाली मॉडल, इस मॉडल के तहत लोग अपनी आत्म तृप्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वे क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं या बनने की जरूरत है, अपने काम की चुनौती को तलाशते हैं। अगला प्रश्न है, बाटना व ज़ोपा नामक तोल मोल के कौशल पर एक नोट लिखिए। तो एक समझौते की बातचीत का अनुबंध सबसे बेहतर विकल्प है। बाटना का उपयोग अक्सर बातचीत की रणनीति में किया जाता है। तो यदि वार्ता विफल हो जाती है तो एक विकल्प प्रदान करती है। यह बातचीत की शक्ति प्रदान करता है, वह अपने आरक्षण बिंदु को निर्धारित करता है। ज़ोपा क्या है, संभावित समझौते के क्षेत्र या एक बातचीत की सीमा है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष समान स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं, जहां बातचीत करने वाले पक्ष एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। सकारात्मक सौदेबाजी क्षेत्र, जब दोनों क्षेत्र ओवरलैप करने के लिए सहमत होने के लिए तैयार होते हैं तो एक सकारात्मक सौदेबाजी क्षेत्र कहा जाता है। अब नकारात्मक सौदेबाजी क्षेत्र क्या होता है, जब दोनों पक्ष ओवरलैप करने के लिए सहमत होने के लिए तैयार हो तो एक नकारात्मक सौदेबाजी सीमा कहा जाता है, जिसमें संभावित समझौते का नकारात्मक जोपा भी कहा जाता है। उसे उदाहरण में वर्तमान परिस्थितियों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता जब कि एक या दो पक्षों में स्वीकार करने के बाद अपने दृष्टिकोण में समायोजित करने के लिए तैयार ना हो। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक परिवर्तन के विभिन्न कारकों को समझाइए। तो संगठनात्मक परिवर्तन क्या होता है? संगठनात्मक परिवर्तन लोगों के संरचनात्मक संबंधों और भूमिकाओं में परिवर्तन है, जो काफी हद तक प्रकृति में संरचनात्मक है। एक उद्यम को कई तरीकों से बदला जा सकता है। इसकी तकनीक को बदला जा सकता है, इसकी संरचना और लोगों के अन्य तत्वों को बदला जा सकता है। तो संगठन के ऐसे कारक जो परिवर्तन प्रेरक हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे प्रौद्योगिकी और उपकरण में परिवर्तन, बाजार की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, यानी संगठनत इकाइयों का शाब्दिक रूप से देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार और व्यवसाय के बीच संबंधी सामाजिक समानता के लिए संचालन के कुछ कारक होते हैं। संगठन के भीतर से परिवर्तन के लिए दबाव क्या होते हैं? प्रबंधकीय कार्मिक में परिवर्तन, यानी संगठन के बड़े बदलावों से सबसे लगातार कारणों में से एक शीर्ष पदाधिकारियों का परिवर्तन है। मौजूदा संगठन में कमी, समय के बीतने के साथ संगठन में कई खामियां देखी जाती है, जैसे नीतियां, जैसे जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनमें संचार में बाधाएं सब एक साथ नहीं, एक जैसी नहीं चलती। अन्य कारक क्या है? कुछ अन्य कारक भी संगठन में बदलाव की मांग करते हैं, जैसे निर्णय लेने में साझा करने के लिए कर्मचारियों की इच्छा, उच्च मजदूरी के लिए कर्मचारियों की इच्छा तथा काम की परिस्थितियों में सुधार आदि। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक व्यवहार की धारणा के महत्व को विवेचना कीजिए। तो एक संगठन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिसमें व्यक्तियों के समूह, एक समूह जो सब प्राप्त कर सकता है, जो कि एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनको आप संगठन में ही कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसके द्वारा मानवीय तथा संगठनात्मक समस्याओं को समझने, खोजने तथा उनका हल निकालने का प्रयास किया जाता है। इसके बावजूद इसके द्वारा कुंठा, असंतोष और औद्योगिक संघर्षों का पूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र के तहत प्रमाणों के आधार पर शोध कार्य किया जाता है, जो कि सभी स्थितियों से में वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायक होते हैं।
संगठनात्मक क्षेत्र में कुछ नवीन विषय जैसे जॉब दबाव, जॉब प्ररचना, लक्ष्य निर्धारण, जॉब संतुष्टि, जॉब संघर्ष, जॉब संगठनात्मक शक्ति एवं राजनीति, औपचारिक संगठन, नेतृत्व आदि सम्मिलित हो रहे हैं। यह व्यवहारवादी विज्ञान के परंपरागत विषयों से काफी अलग है। अधिकांश प्रबंधक या मानने लगे कि संगठनात्मक व्यवहार विचारधारा अपेक्षाकृत बेहतर रूप समझने योग्य तथा उपयोग अभिमुखी है। अगला प्रश्न है आंतरिक व गैर आंतरिक प्रेरणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा वह है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को आंतरिक इच्छा से प्रेरणा मिलती है, जो कुछ करने या कुछ प्राप्त करने के लिए होती है। और गैर आंतरिक क्या है, जब उसको किसी बाहरी स्रोत से प्रेरणा मिलती है, जैसे इनका इनाम अर्जित करने के लिए, नकारात्मक परिणामों से बचने के उद्देश्य से कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार की प्रेरणा तथ्य पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है नेटवर्क संचार से आप क्या समझते हैं? संगठन में संचार के कार्य के लिए विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले चैनलों के समस्त योग के संप्रेषण नेटवर्क कहा जाता है। संचार नेटवर्क में परस्पर संबंधित इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंट चैनल होते हैं। नेटवर्क अनेक प्रकार के होते हैं। नेटवर्क का मापन वास्तविक और स्थान विज्ञान के आधार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है संघर्ष के विभिन्न कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो संघर्ष के क्या कारण होते हैं? इसमें गलतफहमी, सामान्य स्रोतों का इस्तेमाल, उत्तरदायित्व में कमी, भूमिकाएं, बहुत सारी कुछ चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले प्रबंधकीय आकांक्षा है। संगठन में प्रत्येक कर्मचारी यह उम्मीद करता है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसके लक्ष्य तय किए जाएं। गलतफहमी का होना, यदि संघर्ष कर रहे लोगों के आसपास अलग अलग सूचना हो या उनके पास गलत सूचना हो तो ये भी संघर्ष का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है संगठनात्मक शक्ति की विशेषताएं क्या हैं? तो संगठनात्मक संस्कृति की इस बात से संबंधित है कि कर्मचारी व्यक्तिगत स्वायत्तता, संरचना, इनाम, संघर्ष और विचार जैसी बुनियादी विशेषताओं को कैसे समझते हैं। तो यह क्या है? ऑब्जर्व बिहेवियर रेगुलरिटीज। किसी संगठन में जब व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करता है तब यह सामान्य भाषा शब्दावली में धार्मिक संस्कारों को प्रभावित होगा। मानक क्या है, यानी नॉर्म्स क्या है? किसी संगठन में निहित कार्य से जुड़े क्या व्यवहार है, कैसे स्तर पे स्थापित करता है। फिर प्रमुख मूल्य क्या है, यानी डोमिनेंट वैल्यूज। संगठन के मालिक मूल्यों के समर्थन में उम्मीद न करें कि इसमें शामिल सभी लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। फिर दर्शन क्या है, यानी फिलॉसफी क्या है? संगठन का दर्शन नीति निर्धारण की प्रमुख लक्ष्य होता है। फिर रूल्स क्या है? संगठन में प्रवेश करने वाले नए सदस्यों के लिए बड़े नियम लागू किया जाता है ताकि इनको सीखकर अन्य सदस्य के रूप में स्थापित हो जाए। फिर संगठनात्मक जलवायु क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है? तो संगठनात्मक वातावरण संगठन के सदस्यों, ग्राहकों एवं अन्य लोगों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए होता है। यानी प्रत्येक कर्मचारी में अध्ययन प्रशिक्षण में वृद्धि करना होता है। फिर स्पष्ट उद्देश्य निर्देशन की समझ के साथ साथ सशक्त संगठनात्मक नेताओं का होना भी बहुत जरूरी है। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन के इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you wanna see next. Thanks for watching.